हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय पवन सीरीज अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके टोटल जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो सब मैं इस वीडियो में आपको कवर कराऊंगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। दोस्तों, मुगल साम्राज्य की स्थापना जो होती है वो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध होता है पानीपत का, उसी से ये निर्णायक युद्ध था। और उसी के बाद इब्राहिम लोदी हार जाता है और दिल्ली तथा आगरा पर बाबर यानी कि मुगल का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बाबर का चरित्र चित्रण कीजिए। बाबर को कलम तथा तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। सैनिक कार्यों के साथ वह साहित्य के प्रति रुचि रखता था। तो आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर द्वारा लिखित पुस्तक के नाम बताइए। दोस्तों देखिए, तुर्की भाषा में बाबर ने तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित पुस्तक है तुजुक ए बाबरी, जिसका बाद में फारसी अनुवाद हुआ था बाबर नामा के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए, आपका कमेंट भी था कि मैम आपने एक जगह बाबर की जो आत्मकथा उसको तुर्की भाषा में, एक जगह फारसी। तो दोस्तों देखिए, इसमें आपको यही क्लियर करना है कि जहाँ पे तुजुक ए बाबरी लिखा रहेगा वो तुर्की भाषा होगी और जहाँ पे बाबर नामा लिखा रहेगा वो फारसी भाषा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं कब मुगल सिंहासन पर बैठा। हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा, 1530 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह दिल्ली का शासक कैसे बना। तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेरशाह 1540 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। तो दोस्तों, चौसा का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध इसको कहते हैं। तो ये युद्ध 1540 ईस्वी में होता है जिसमें हुमायूं हार जाता है और शेरशाह का दिल्ली पर शासन हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिंजर का युद्ध कब हुआ। तो कालिंजर का युद्ध सन 1545 ईस्वी में हुआ जिसमें शेरशाह घायल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, शेर ए मंडल शेरशाह ने कहाँ बनवाया था। दोस्तों, शेर ए मंडल को शेरशाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया था। तो शेर ए मंडल किसके द्वारा बनवाया गया था, शेरशाह के द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो 1556 ईस्वी में। दोस्तों देखिए, पानीपत के तीनों युद्ध बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। ये तीनों के सन आप जरूर याद रखिएगा। तो 1556 में पानीपत के मैदान में हेमू को हराकर अकबर ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। तो 1556 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अकबर ने साम्राज्य विस्तार हेतु क्या नीति अपनाई। तो दोस्तों, अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई थी। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से आपको पता ही है कि जो इनकी महारानी जो कि राजपूत थी जोधाबाई, तो जोधा भी एक हिंदू शासक की पुत्री थी। तो यहाँ पर एक तरह से जो अकबर शासक महान सम्राट के रूप में गिना जाता है, लेकिन उसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार इसी तरह से किया था। कहीं पर लोगों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करना, कहीं पर लोगों के राज्य को विजित कर लेना, तो इस तरह से, और किसी राज्य से मित्रता कर लेना। तो इस तरह से अपने साम्राज्य का उसने विस्तार किया था। और यहाँ पर देखिए, चंदेरी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। 29 जनवरी 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया भी था बाबर के द्वारा लड़े गए जो युद्ध थे, बाबर आया, खाना खाया, पानी पिया, इस तरह से, जिसमें 1526 से लेकर के 1530 तक उसके युद्ध ही चले थे। आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी। और वैसे भी मैराथन क्लास आज शाम को स्टार्ट होगी, तो आप मैराथन क्लास पूरे सामाजिक अध्ययन को अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, बाबर की पुत्री का क्या नाम था। बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। किस मुगल शासक ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी। तो दोस्तों, न्याय की जंजीर के लिए जो शासक जाना जाता है वो जहांगीर है, अकबर का पुत्र। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय पहला गवर्नर कौन था। तो दोस्तों, पहला गवर्नर था वारेन हेस्टिंग। असीमगढ़ का युद्ध कब हुआ था। 1601 ईस्वी में अकबर द्वारा लड़ा गया यह अंतिम युद्ध था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरामबाग की स्थापना किस शासक ने कराई थी। बाबर ने आरामबाग 1528 में बाबर ने कराई थी आरामबाग की स्थापना।
अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न, डच महल कहाँ बना है? तो दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा निर्मित केरल 1557 ईस्वी में। डच महल कहाँ पर है? पुर्तगालियों द्वारा निर्मित केरल में डच महल स्थित है, 1557 ईस्वी में बनवाया था। और पुराना किला कहाँ स्थित है? पुराना किला दिल्ली में शेरशाह सूरी द्वारा 1545 ईस्वी में निर्मित हुआ था। शालीमार बाग कहाँ स्थित है? जहांगीर द्वारा बनवाया गया, श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मुगल कालीन 2 अति प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। ताजमहल तथा लाल किला मुगल कालीन प्रसिद्ध इमारतें। ताजमहल तथा लाल किला मुगल काल की प्रसिद्ध इमारतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखिए। लाहौर, सूरत, कालीकट मुगल काल के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। लाहौर जो कि अब आपके पाकिस्तान में पड़ता है, सूरत एवं कालीकट ये प्रमुख बंदरगाह थे मुगल काल के समय के। अब यहाँ पर देखिए, मनसबदारी प्रथा प्रचलन किस काल में हुआ था? मुगल काल में मनसबदारी प्रथा का प्रचलन हुआ था, मनसबदारी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही नामक धर्म किसने चला था? तो दोस्तों आपको पता ही है, दीन इलाही नामक धर्म जो चला था वो चला था अकबर ने, और अकबर ही इसका पहला अनुयायी बना था। और आईने अकबरी किसकी रचना? तो अबुल फजल की रचना आईने अकबरी। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के रचनाकार हैं। और लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो दोस्तों यहाँ पर शाहजहां जिन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया था, उन्होंने ही क्या किया था? लाल किला का भी निर्माण कराया था। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था, जो सफेद संगमरमर से निर्मित आगरा में स्थित है। चांद बीबी कौन थी? तो दोस्तों चांद बीबी अहमदनगर की एक महारानी थी। फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण किसने कराया था? फतेहपुर सीकरी किले का निर्माण अकबर ने कराया था। मुगल कालीन 4 साहित्यकारों के नाम लिखिए। दोस्तों मुगल काल में पंडित जगन्नाथ, अबुल फजल, तुलसीदास और गुलबदन बेगम, तो ये 4 प्रमुख मुगल साहित्यकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन स्थापत्य कला की 3 विशेषताएं लिखिए। तो मेहराब गोल होते थे। मेहराब का मतलब दोस्तों जो यहाँ पे मैं बताती हूँ, आपने देखा होगा ऐसे आर्चनुमा छत होती है, तो ऊपर से तो ये बिल्कुल बराबर होती है, लेकिन जब इसके अंदर आप जाएंगे तो ये इस तरह से गोल रहती है। ऊपर यहाँ पे आप छत जाएंगे तो पूरा बराबर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल फिल कर दिया जाता है, तो ऊपर से छत बराबर रहेगी, लेकिन अंदर से ये गोल रहता है, तो इसको आर्च या मेहराब कहते हैं। मेहराब गोल होते हैं। और मेरे यहाँ गांव पे इस तरह की छत है, कभी मैं गांव गई तो मैं आपको दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में। और भवनों में गुंबद तथा मीनारों की प्रमुखता थी। तो जो भवन बने होते थे उसमें गुंबद, यानी कि जो आपने देखा होगा मस्जिद वगैरह में गुंबद बने होते हैं, और मीनार भी इनकी प्रमुखता होती थी। और देसी विदेशी शैलियों का मिश्रण था। तो ये मुगल कालीन स्थापत्य कला के विशेषताएं हैं। मुगल कालीन 4 संगीतकारों के नाम लिखिए। तो तानसेन, हरिदास, लाल खां और अब्दुल रहीम खान खाना, ये प्रमुख 4 संगीतकार थे। शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। कहाँ पे? किस दुर्ग में? यहाँ पे देखिए, शिवाजी किन्हीं 2 विजयों के नाम लिखिए। तो 2 विजय हैं, रायगढ़ तथा कोंकण की विजय प्रमुख है इसमें। पुरंदर की संधि की 2 शर्तें बताइए। तो बीजापुर युद्ध में शाही सेना की सहायता करना और 23 किले बादशाह को देना। शाइस्ता खां कौन था? दोस्तों शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था और दक्षिण का सूबेदार था शाइस्ता खां। अफजल कौन था? तो दोस्तों अफजल खां औरंगजेब का सेनापति था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों शाहजहां का शासनकाल जो रहा है वो 1628 से 1658 तक रहा है। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा है। अंग्रेज भारत में कौन कौन सी फसलें पैदा करवा रहे थे? दोस्तों अंग्रेज भारत में नील, पटसन, अफीम, चाय, गन्ना, कहवा। तो दोस्तों देखिए, अंग्रेज जब भारत में आए थे तो वो ऐसी फसलों को भारत में उगा रहे थे जिससे कि उनका जो व्यापारिक इनकम हो वो बढ़े। तो यहाँ से वो कच्चा माल लेके जाते थे और वहाँ से जो वस्तुएं बना के लाते थे उसको महंगे दामों में बेचते थे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के क्या कारण थे? तो इस युद्ध के 2 प्रमुख कारण थे। अमेरिका के उपनिवेशों को लेकर आपसी झगड़ा और भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। दोस्तों देखिए, जब डिटेल स्टडी मैंने कराई थी तो सब डिटेल में ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। अंग्रेजों को बम्बई कब मिला? तो अंग्रेजों को बम्बई 1668 ईस्वी में मिला। टामसरो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो टामसरो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था। इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य किस युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी व फ्रांसीसी कंपनी तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ?
तो दोस्तों बंदीवास का युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी व फ्रांसीसी कंपनी के मध्य तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। अमेरिका की खोज कब और किसने की थी? तो 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज, और भारत की वास्को डी गामा ने। अब यहाँ पर देखिए फ्रांसिस मार्टिन कौन था? एक फ्रांसिस मार्टिन जो था एक नाविक था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध एक्स-ला-सापेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, दोस्तों बस ऐसे आप याद कर लीजिएगा, ये जो संधि एक्स-ला-सापेल की संधि। अब यहाँ पर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम किस दुर्ग की स्थापना की थी? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम मौसलीपट्टम के समीप सेंट जॉर्ज दुर्ग की स्थापना की थी। दोस्तों देखिए अंग्रेज जब भारत में आए तो सबसे पहले तो वो व्यापार करने आए थे, लेकिन जब वो धीरे धीरे अपनी बस्तियां बनाना शुरू किए तो बस्तियों को बनाने के बाद उन्होंने उसको सुरक्षित करने के लिए किले बनाए, किलेबंदी की। तो यहाँ पर सबसे पहले किलेबंदी हुई थी मौसलीपट्टम के समीप सेंट जॉर्ज दुर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फ्रांसीसियों को वंडीवास के युद्ध में किस सेना नायक से परास्त किया था? तो फ्रांसीसियों को वंडीवास के युद्ध में अंग्रेज सेना नायक सर सई क्रूक ने परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था? तो दोस्तों बंगाल के नवाब उस समय थे सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। यह देखिए वही क्वेश्चन ही पूछा गया कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो बंगाल का नवाब बना मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के पश्चात यानी कि नवाब सिराजुद्दौला हार जाते हैं और यहाँ पर प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का जो नवाब बनता है वो मीर जाफर बनता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। दोस्तों ये दोनों युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, कर्नाटक के तीनों युद्ध और पानीपत के तीनों युद्ध, ये सब आप सन तो जरूर याद रखिएगा। अगर आप किसके किसके बीच हुआ है नहीं याद कर पा रहे हैं तो सन तो जरूर याद रखिएगा। देखिए पानीपत का पहला और दूसरा युद्ध दोनों का सन और किसके किसके बीच हुआ था ये याद रखना है, और प्लासी का युद्ध का दोनों का सन याद रखना है, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ ये भी याद रखना है, और बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 मीर जाफर का देहांत हो जाने पर ब्रिटिश कंपनी ने उसके नाबालिग पुत्र नजीबुद्दौला को बंगाल के नवाब पद पर आसीन किया। दोस्तों देखिए जैसा कि ये जो अंग्रेज थे इनका फंडा क्या था कि फूट डालो राज करो, तो हमारे अपने जो भारतीय राजा थे उनमें आपस में सामंजस्य नहीं था, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या एक दूसरे से शक्तिशाली बनने के चक्कर में अंग्रेजों से मिल जाते थे और वो जो दूसरे राजा रहते थे उनको पराजित कर देते थे। हालांकि जो अंग्रेज रहते थे वो किसी के हितैषी नहीं थे, वो बाद में उन्हीं शासकों को ही धोखा देते थे जो उनका सपोर्ट करते थे। तो यहाँ पर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितने व्यक्तियों ने मिलकर की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 100 व्यापारियों ने मिलकर की थी, यानी कि 100 व्यापारियों ने मिलकर की थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई? तो प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता और ये एक निर्णायक युद्ध था जिसके बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। अलीनगर की संधि कब और किस किस के मध्य हुई थी? दोस्तों अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मीर जाफर कौन था? मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। बाद में वह अंग्रेजों के सहयोग से बंगाल का नवाब बना। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो अंग्रेज थे मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, सेनापति को ही अंग्रेज अपने चाल में फंसा लेते हैं और सेनापति को ये लालच देते हैं कि अगर हम बंगाल जीत जाएंगे तो आपको वहाँ का नवाब बना देंगे, और इसी के चक्कर में देखिए सेनापति ने अंग्रेजों का सपोर्ट किया और वो जीत जाता है, तो फिर उसके बाद बंगाल का नवाब बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए मीर कासिम कौन था? मीर कासिम मीर जाफर का जमाता था। सन 1760 ईस्वी में वह अंग्रेजों के सहयोग से बंगाल का नवाब बना था। अब यहाँ पर देखिए कर्नाटक का तीसरा युद्ध यानी कि तृतीय युद्ध 1748 से 54 ईस्वी में हुआ था। हैदराबाद तथा कर्नाटक राज्यों की राजगद्दी के संदर्भ में अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों में ये युद्ध हुआ था। दोस्तों देखिए कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ था ये हैदराबाद और कर्नाटक के जो राज्य थे उसकी राजगद्दी के लिए हुआ था, और ये किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। बक्सर का 1764 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में मीर कासिम पराजय से अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत हो गए। तो दोस्तों देखिए मीर कासिम के पराजय होने से जो बंगाल में अंग्रेजों का शासन हुआ, जिससे जो अंग्रेज थे वो अपना पैर धीरे धीरे भारत में मजबूती से जमा लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ब्रिटिश कंपनी ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए क्या उपाय किए। दोस्तों देखिए, अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही होगी तो कम कर लीजिएगा। ये जो आपके YouTube में वीडियो चलती है उसके कॉर्नर पे एक बटन होती है, उसमें सेटिंग के लिए दिया होता है नॉर्मल स्पीड या फिर आप स्लो स्पीड, जैसे भी आपको लग रहा होगा, अगर तेज़ धीमा जैसा भी आपको लग रहा हो उसी के अकॉर्डिंग आप तेज़ स्लो कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ब्रिटिश कंपनी ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए क्या उपाय किए। अंग्रेजों ने राजाओं और नवाबों के बीच कुचक्र, फूट डालना, आपस में लड़ाना आदि तरीके अपनाए। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के कार्यों पर नजर रखने के लिए 1773 ईस्वी में एक एक्ट बनाया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर कब बना, तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना और उसने दोहरे शासन काल का अंत किया। अब यहाँ पर देखिए, विलियम बेंटिक के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो 1828 में विलियम बेंटिक गवर्नर बना, उसने जन कल्याणकारी कार्यों की ओर अपना ध्यान दिया। दोस्तों ये वही विलियम बेंटिक है जिसने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के साथ मिल करके सती प्रथा का अंत किया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप को समझाइए। इस महाद्वीप में 48 देश हैं। एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं। संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे छोटे देश मालदीव और सिंगापुर तथा सबसे बड़ा देश रूस है। तो एशिया महाद्वीप के अंदर इतने देश आते हैं, देखिए 48 देश और 1/3 भाग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है संसार का। सबसे छोटा देश है मालदीव और सिंगापुर और सबसे बड़ा देश है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वनों के प्रकार बताइए। विश्व में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन, शीतोष्ण वन, शीतोष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वन, शीत कटिबंधीय संकुल सदापर्णी वन। दोस्तों देखिए, डिटेल क्लास में मैंने आपको सब पढ़ाया भी है और सबके नाम भी बताए हैं। कंगारुओं का देश आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व विख्यात पिरामिड कहाँ है। तो दोस्तों विश्व विख्यात पिरामिड है मिस्र में। मिस्र का पिरामिड आपको पता ही है। यूरेशिया से दोस्तों मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, इजिप्ट, EGYPT, इजिप्ट। यूरेशिया से आपका क्या अभिप्राय। यूरोप तथा एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ है, तो माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है। दोस्तों प्रशांत महासागर में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति स्थित है, इसको हम कहते हैं दोस्तों मूंगे की चट्टान। दोस्तों जो मूंगा होता है ये धीरे धीरे कहते हैं ना, ये अपने पूर्वजों के ऊपर ही घर बनाते हैं। तो ये मरते रहते हैं और उसी के ऊपर पनपते रहते हैं, मरते रहते हैं, पनपते रहते हैं। तो धीरे धीरे करके ये इनकी एक परत दर परत जमती जाती है और उसकी वजह से ये एक चट्टान के रूप में दिखने लगते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टान। तो ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जलवायु को किस नाम से जाना जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। भारत में कितने क्षेत्रफल में कृषि होती है। तो दोस्तों भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर कृषि होती है। संसार में शक्ति के साधन क्या क्या है। तो विश्व में प्राकृतिक शक्ति के साधन 3 है, कोयला, खनिज और जल शक्ति। उद्योगों की स्थापना है तो किस किस की आवश्यकता होती है। दोस्तों उद्योगों की स्थापना है तो कच्ची सामग्री, बाजार, परिवहन, साधन, श्रम, पूंजी, शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है। वस्तु यहाँ पे देखिए, वस्त्रों के प्रकार बताइए। सभ्यता के विकास के साथ वस्त्रों के प्रकार में भी अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। मानव आज सूती, रेशमी, ऊनी, कृत्रिम रेशा जिसमें आता रेयान, नायलॉन, टेरिलॉन, डेक्रॉन के वस्त्र का उपयोग कर रहा है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि आज धीरे धीरे बहुत ज़्यादा चेंज आया है और टेक्नोलॉजी की वजह से अलग अलग तरह के वस्त्र आज हम उपयोग कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग या अलग अलग डे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। परिवहन के मुख्य साधन 3 है, थल, जल और वायु परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, जल परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो जल मार्गों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, आंतरिक जल मार्ग, नहर जलमार्ग और सामुद्रिक जलमार्ग। वृक्षों के 2 महत्व बताइए। वृक्ष वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन करते हैं। वृक्ष मृदा अपरदन को रोकते हैं। स्थल मार्ग से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। धरातल पर आने जाने के साधनों को स्थल मार्ग कहते हैं। स्थल मार्ग सड़क तथा रेल मार्ग आते हैं। तो स्थल मार्ग के अंतर्गत आपको पता है सड़क और रेल मार्ग आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। भारत में रेल मार्ग परिवहन का मुख्य साधन है। वर्तमान में भारतीय रेल मार्ग की लंबाई यहाँ पे देखिए 63,974 किलोमीटर है।
जल मार्ग से आपका क्या अभिप्राय है? तो जहाँ नाव, स्टीमर, पानी का जहाज चलते हैं वो जल मार्ग होता है। और भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग कौन कौन से हैं? भारत के राष्ट्रीय 3 जल मार्ग हैं। गंगा नदी इलाहाबाद व हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर। और यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से धुवरी के बीच 891 किलोमीटर। केरल में कोल्लम कोट्टापुरम खंड से ले यहाँ पे 205 किलोमीटर। कोल्लम कोट्टापुरम खंड, यहाँ इनका जो दूरी है 205 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्री जलमार्ग से क्या तात्पर्य है? समुद्र के रास्ते से यात्रा करने या माल ढोने का कार्य करना समुद्री मार्ग कहलाता है। भारत का लगभग 95% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। देखिए दोस्तों, समुद्री मार्ग से व्यापार इसलिए होता है क्योंकि समुद्री मार्ग से आवागमन, भीड़ भाड़ कम रहता है और दूसरी बात साधन सस्ता भी पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए बंदरगाह पत्तन किसे कहते हैं? समुद्र का कटा फटा सुरक्षित स्थान जहाँ पर पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं और यात्री व माल उतारा व चढ़ाया जाता है, बंदरगाह या पत्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कृषि से आपका क्या अभिप्राय है? समझाइए। कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता है, बल्कि पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट, बागवानी, मत्स्य पालन, ये सब है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कृषि के अंतर्गत केवल आप खेती को नहीं गिनेंगे, बल्कि उसमें पशुपालन भी आएगा, मुर्गी पालन भी आएगा, मधुमक्खी पालन भी आएगा, रेशम कीट, और उसके बाद बागवानी, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, ये सब कृषि के अंतर्गत ही आता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी होती हैं? दोस्तों गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा, ये सब खाद्यान्न फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नकदी फसलें कौन कौन सी? नकदी फसलों का मतलब दोस्तों जिससे हमें धन मिलता हो तुरंत, उसको बेचने पे, जैसे अगर हम गन्ना बेच रहे हैं तो गन्ने का भी हमें तुरंत भुगतान मिलता है। तुरंत नहीं, लेकिन यह है कि हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। कपास भी, कपास से जो कपड़े बनते हैं, जूट, तिलहन, तो ये सब नकदी फसलें हैं जिनका हम उपयोग उद्योगों में करते हैं। और तिलहन, तंबाकू, औषधीय पौधे, ये सब नकदी फसलें हैं। पेय एवं बागवानी फसलें कौन कौन सी हैं? तो पेय मतलब पीने योग्य, तो चाय, कहवा, रबर, गर्म मसाले, ये पेय एवं बागवानी फसलें हैं। रबी की फसलों का वर्णन कीजिए। दोस्तों समय सर्दी के प्रारंभ में बुआई तथा ग्रीष्म के प्रारंभ में कटाई होती है। उपजें इसमें कौन कौन सी होती हैं? तो गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी एवं राई। तो दोस्तों देखिए अभी हमारे यहाँ रबी की फसलों की कटाई हो रही है। आपको पता ही है कि जब ये नवंबर में बोई जाती हैं और फरवरी मार्च जब गर्मी आ जाती है तो इसकी कटाई हो जाती है। तो गेहूं आपको पता ही है, गेहूं और सरसों, ये सब। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, खरीफ की फसलों का वर्णन कीजिए। तो समय इसका जो खरीफ की फसल होती है, इसमें वर्षा प्रारंभ में बुआई और शीत ऋतु प्रारंभ में कटाई होती है। तो दोस्तों देखिए जून वगैरह में हमारे यहाँ धान की रोपाई होती है, जून जुलाई, और उसके बाद जून जुलाई में ही, और उसके बाद देखिए शीत ऋतु यानी कि अक्टूबर नवंबर तक कटाई हो जाती है। उपजे देखिए धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली, ये सब आता है। अब जायद की फसलें का वर्णन कीजिए। जायद की फसल दोस्तों देखिए इनका जो समय होता है मार्च अप्रैल में इसकी बुआई हो जाती है। और उपजें इसमें कौन कौन सी होती हैं? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जियां, ये सब जायद की फसलों में आती है। यानी कि जो कि गर्मी के दिनों में हमें सब्जियां प्राप्त होंगी, जो इस समय मिल रहा है, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये सब जायद की फसलों में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक विकास में खनिज पदार्थ के कोई 5 महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए। आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों के कोई 5 महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए। तो समस्त उद्योग धंधों का आधार है। और दूसरा देखिए, परिवहन के साधनों का विकास, ऊर्जा शक्ति के साधन, देश की सुरक्षा में योगदान, खनन एवं लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना। तो दोस्तों यहाँ पर खनिज पदार्थ जिसमें हमारे लोहा, मैग्नीज और अब्रक, ये सारे मतलब जो भी खोद के निकाले जाते हैं वो सब आते हैं। तो उसका ये जो है ये हमारे लिए उद्योग धंधों का आधार है। यानी कि जो हमारे पास उद्योग धंधे हैं वो इन्हीं से आगे बढ़ते हैं। परिवहन के साधन का भी विकास होता है। यानी कि जैसे परिवहन के साधन में अगर हमें रेल की पटरी बनानी है तो उसके लिए हमें लोहे की जरूरत होगी, तो वो खनिज पदार्थ के अंतर्गत आता है। और देश की सुरक्षा में भी योगदान देते हैं खनिज। जैसे कि अभी आपने देखा हो जहाँ पे बाउंड्री बनी होती है सीमा पे, वहाँ पे तार से घेरा रहता है, गोल गोल तार रहते हैं जो, तो एक तरह से वो खनिज पदार्थ ही हैं, लोहे का ही यूज वहाँ पे होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? तो ज्वारीय ऊर्जा, जियोथर्मल ऊर्जा, गोबर गैस, सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हिमालय के महत्व पर 2 वाक्य लिखिए। तो हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है और हिमालय पर्वत उत्तरी विशाल मैदान में बहने वाली नदियों का जल स्रोत है। तो अक्सर दोस्तों आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे उत्तरी भारत में जितनी भी
नदियाँ हैं वो लगभग हिमालय से निकलती हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं जो हिमालय है ना वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जलवायु को नियंत्रित भी करता है। उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया? सिंधु नदी का मैदान, सिंधु द्रोणी जिसे हम कहते हैं, गंगा का मैदान, गंगा द्रोणी, और ब्रह्मपुत्र का मैदान, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट खानों से निकाला जाता है। बॉक्साइट को गलाकर शुद्ध एल्यूमिनियम अलग कर लिया जाता है, जिसका उपयोग वायुयान, मोटर, विद्युत तार और फर्नीचर, बर्तन बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों देखिए बॉक्साइट का उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है और इसी बॉक्साइट को गलाकर ही शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। मैग्नीज क्या है? वह महत्वपूर्ण खनिज है जिसका अधिकतर प्रयोग लौह अयस्क या लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्रक से आपका क्या अभिप्राय है? समझाइए। दोस्तों आपने गुलाल अबीर में चमकीला पदार्थ देखा होगा, यह पदार्थ ही अब्रक है। भारत विश्व का सबसे अधिक अब्रक उत्पादक देश है। तो दोस्तों हमारे यहाँ सबसे अधिक मात्रा में क्या उत्पादन होता है? अब्रक का। कौन सा पदार्थ मिलता है? उत्पादन क्या पदार्थ मिलता है? खनिज पदार्थों में इसको गिना जाता है। अब यहाँ पर देखिए कोयला क्या है? कोयला खनिज पदार्थ है जिसे खानों से निकाला जाता है और ऊर्जा के रूप में इसका ईंधन भट्टियों में प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता ही है कि ये जो कोयला है ये झरिया वगैरह, झरिया जगह है, यहाँ से निकलता है। और खनिज तेल से क्या अभिप्राय है? खनिज तेल अवसादी शैलों में रंध्रों यानी कि छिद्रों में पाया जाता है। अवसादी शैलों के जो छिद्र हैं उनमें खनिज तेल पाया जाता है। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्राकृतिक गैस से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक गैस के स्थल सागर तथा महासागर के तलीय भागों में पाए जाते हैं। इसको मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। इसका उपयोग गैस चूल्हा जलाने, बिजली उत्पादन तथा मोटर इंजन चलाने में किया जाता है। तो प्राकृतिक गैस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? चूल्हा जलाने में, बिजली उत्पादन करने में और मोटर इंजन चलाने में किया जाता है। आपने देखा होगा सीएनजी वाली बहुत सारी व्हीकल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे केंद्रीय सरकार के अंग बताइए। तो दोस्तों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सरकार के अंग पूछेगा तो आपको केंद्रीय सरकार के अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संसद से आपका क्या अभिप्राय है? तो संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और व्यवस्थापिका को मिलाकर होता है। संसद सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लोकसभा भंग की स्थिति को समझाइए। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को पहले भी भंग कर सकता है, यानी कि पहले 5 साल पूरा होने से पहले भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हमारी लोकसभा में 543 सदस्य हैं। संसद के अधिवेशन पर प्रकाश डालिए। दोस्तों संसद के अधिवेशन बजट अधिवेशन, ग्रीष्म अधिवेशन, वर्षाकालीन तथा शीतकालीन अधिवेशन, एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होना आवश्यक होता है। ये 4 अधिवेशन हैं। लोकसभा के क्या क्या कार्य हैं? दोस्तों कानून बनाना लोकसभा का कार्य है। मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखना भी लोकसभा का कार्य है और जनता पर कर लगाने तथा व्यय करने का निर्णय लेना भी लोकसभा का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा के कार्यकाल कितने होते हैं? दोस्तों देखिए लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो जो राज्यसभा जो कि हमारा अस्थाई सदन है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये एक अस्थाई सदन है। यह सदन कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। दोस्तों देखिए इसी तरह से आप याद कर लीजिएगा जो लोकसभा होती है वो 5 साल की होती है, यानी कि लोकसभा का बड़ा भाई है राज्यसभा और लोकसभा केवल 5 साल की है और जो राज्यसभा है उसका जो कार्यकाल वो 6 साल का है। तो यहाँ पे जो लोकसभा है वो भंग होगी, यानी कि वो एक अस्थाई सदन है, लेकिन जो राज्यसभा है वो अस्थाई सदन है और ये सदन कभी भी भंग नहीं होता। तो यहाँ पे ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो राज्यसभा है वो अस्थाई सदन है, जो लोकसभा है वो अस्थाई सदन है, यानी कि उसको भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं भारत के राष्ट्रपति पद की क्या योग्यताएं होती हैं। तो राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यताएं देख लीजिए। वो भारत का नागरिक हो, कम से कम जो उसकी आयु हो 35 वर्ष की हो, किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता भी रखता हो, यानी कि अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं भी है तो वो लोकसभा का सदस्य रखने की उसके पास योग्यता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रधानमंत्री का आशय बताइए। तो प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए वो देश का नेतृत्व करता तथा देश विदेश में पूरे राष्ट्र का नेता माना जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे एक न्यायाधीश की योग्यता बताइए। वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव भी हो। तो ये एक न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। और यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे कर कितने प्रकार के होते हैं। तो कर 2 प्रकार के होते हैं,
प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, जिसे हम परोक्ष कर भी कहते हैं। भारत की 12वीं योजना का कार्यकाल स्पष्ट कीजिए। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक का है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई थी। तो बाबर 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत के मैदान में युद्ध होता है और वहीं पे बाबर की विजय होती है, जिसके बाद बाबर मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था और जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम तुजुक जहांगीरी। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको एक चीज, शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था लेकिन जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। आपने जोधा अकबर जो सीरियल आ रहा था उसमें देखा होगा, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाने के बाद ही जो अकबर था उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, तो इसीलिए उसने अपने सूफी संत के नाम पर सलीम रखा था। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाने के बाद सलीम की प्राप्ति, इसलिए उसने सलीम रखा था बचपन का नाम। बाद में जहांगीर पड़ा था जब बड़ा हुआ। और तुजुक जहांगीरी जहांगीर की ही आत्मकथा है। जितने भी क्वेश्चन इधर देखिए सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। दीवाने आम किस शासक द्वारा बनवाया गया था। तो ये शाहजहां के द्वारा दिल्ली का किला और आगरा का ताजमहल और दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब बनवाया गया था। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थों को छांट कर लिखिए। लोहा, गंधक, अभ्रक, तांबा, सोना, कोयला, ये इसमें दिया हुआ है। तो इसमें धात्विक पदार्थों को छांट कर लिखना है। तो इसमें लोहा, तांबा और सोना ये धात्विक पदार्थ हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है। तो कर्नाटक के कोलार में, जो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक कोलार सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट का एक उपयोग बताइए। दोस्तों हवाई जहाज बनाने में, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि बॉक्साइट को शुद्ध करके उससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है और वो हवाई जहाज बनाने में यूज किया जाता है। अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पे सन 1954 ईस्वी में अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम। तो जंगली घोड़े, जंगली भैंसे। अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे। तो 21 सदस्य थे। समर्थित सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम लिखिए। चिकित्सा, शिक्षा, धार्मिक संस्थाएं, शादी, उद्योग। तो दोस्तों देखिए ये समर्थित सूची जिसपे राज्य और केंद्र दोनों ही अपना उस विषय से संबंधित कानून बना सकते हैं, लेकिन अधिक जो हक होता है वो केंद्र सरकार का ही होता है। तो यहाँ पर समर्थित सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं वो है चिकित्सा, शिक्षा, धार्मिक संस्थाएं, शादी और उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की 3 सेनाओं का प्रधान कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई। तो बाबरनामा बाबर की ही आत्मकथा है। कबूलियत किसे कहा जाता है। तो किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को ही कहा जाता है कबूलियत। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के कारण बताइए। यहाँ पे 2 कारण पूछा गया है। फ्रांसीसियों की असफलता के कारण फ्रांसीसी की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। दोस्तों देखिए इसको मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, जिसमें डुप्ले था और अंग्रेजों की तरफ जो सेनापति था वो क्लाइव था और फ्रांसीसियों की तरफ डुप्ले था। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि अंग्रेजों की जो सेना थी वो अच्छी इसलिए थी क्योंकि जो सेना का खर्च अच्छे से हो रहा था, सेना के पास अच्छे तरह के हथियार भी थे और दूसरी बात सेना का जो सब कुछ रख रखाव हर चीज़ बहुत ही बढ़िया ढंग से था। लेकिन अगर वहीं हम बात करें फ्रांसीसियों की तो कहीं ना कहीं कमी थी, जिसकी वजह से फ्रांसीसी हारे थे और उनके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। दोस्तों देखिए यहाँ पे कारण बताया भी है कि कंपनी की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी और उनके जो कर्मचारी थे कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि भी नहीं ले रहे थे। उनमें परस्पर मतभेद और एकता का अभाव था जो फ्रांसीसी थे, और फ्रांस की सरकार कंपनी के मामलों में उचित ध्यान भी नहीं देती थी। तो दोस्तों देखिए जहाँ पे शासक कमजोर हो जाएगा वहाँ पे जनता कुछ नहीं कर सकती है, तो यही रीजन था कि फ्रांसीसी हार गए थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए थे। हुमायूं और शेरशाह के बीच निम्न युद्ध हुए थे। 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं। तो यूरेनियम, थोरियम और रेडियम खनिजों के विखंडन में इनका यूज होता है। तो परमाणु ऊर्जा के ये प्रमुख स्रोत हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए धात्विक पदार्थ के दो उदाहरण दीजिए। तो लोहा, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना
आदि। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको पुर्गा और ब्लिजार्ड कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके देखिए एग्जाम में पूछा भी गया है कि उत्तरी ध्रुव में आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे ये कर्क रेखा, मकर रेखा और बीच में आपकी भूमध्य रेखा है और उत्तरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल और उत्तरी ध्रुव की बात हो रही है, यानी कि इधर ऊपरी वाले हिस्से की, सबसे ऊपरी वाले हिस्से की बात हो रही है। तो उत्तरी ध्रुव में जो ठंडी हवाएं चलती हैं उनको पुर्गा और ब्लिजार्ड, पुर्गा तथा ब्लिजार्ड कहते हैं। स्थल मार्ग किसे कहते हैं? तो दोस्तों जमीन पर बने रास्ते स्थल मार्ग कहलाते हैं। तो जमीन पर बने जो रास्ते होते हैं वो स्थल मार्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं? मरुस्थलीय या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर वर्षा या हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी कम होता है, यानी कि जहाँ पे वर्षा भी नहीं होती और हिमपात भी नहीं होता, बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो वो ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? रेगिस्तान कहते हैं। कोयला खनिज तेल किस प्रकार के खनिज हैं? तो ये आधात्विक खनिज हैं। सदाबहार वन किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण तथा उत्तर में 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। यानी कि देखिए जैसे यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया डिटेल स्टडी में, यहाँ पे देखिए भूमध्य रेखा, इसके उत्तर में भी 28 डिग्री और दक्षिण में भी 28 डिग्री। तो ये जो क्षेत्र होंगे ये कैसे होंगे? ये सदाबहार वन होंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए भूमध्य रेखा पे जो सूर्य की किरण होती है वो भी लंबवत पड़ती है और दिन और रात भी बराबर होते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के दक्षिण और उत्तर में, और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीप भी इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, आपको पता ही है। संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को मिलकर संसद बनती है। कानून बनाने का कार्य संसद के दोनों सदन करते हैं, तो आपको पता ही है। तो संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा आता है और जो संसद बनती है वो, और जो कानून बनता है वो संसद में बनता है, यानी कि संसद के दोनों सदनों में कोई भी बिल पास होता है, आपको पता ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हुमायूं की असफलता के 2 कारण लिखिए। तो अफगानी शत्रु तथा हुमायूं के सगे संबंधी। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्यों के नाम लिखिए। तो कंधार, मेवाड़, अहमदनगर और कांगड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया था? तो बीजापुर और गोलकुंडा पर औरंगजेब ने आक्रमण किया था। ये दक्षिण भारत के राज्य थे। भारत ने अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के 2 कारण लिखे। तो भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच संघर्ष के 2 कारण देखिए दोस्तों, दोनों ही विदेशी थे पहली बात, और दोनों ही भारत में अपना व्यापार करने आए थे और धीरे धीरे अपनी बस्तियां बना रहे थे, धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो अपने आप को शक्तिशाली, दोनों ही अपने आप को शक्तिशाली मान रहे थे, तो इसलिए संघर्ष होना जाहिर सी बात है कि संघर्ष होगा, क्योंकि दोनों ही अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि हम भारत के लिए ज़्यादा लाभकारी हैं और हम भारत के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। दोनों ही अपना व्यापार भारत में बढ़ा रहे थे, और जब दोनों ही, चूँकि विदेशी होने के नाते दोनों ही एक दूसरे को सुपीरियर मान रहे थे, और यही रीजन था कि वो संघर्ष कर रहे थे। भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का मतलब दोनों में कंपटीशन हो गया था, और अमेरिका के उपनिवेशों का अभाव था। नेक्स्ट देखेंगे, अस्थायी बंदोबस्त के लाभ लिखिए। दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ थे। इससे कंपनी तथा लोगों के आर्थिक हितों की अधिक रक्षा हुई, और इससे राज्य को एक निश्चित आय निश्चित समय पर प्राप्त हो जाती थी, चाहे पैदावार हो या ना हो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिक के 4 सामाजिक सुधार लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय सेना में प्रचलित कोड़े लगाने की प्रथा को इसने समाप्त करवाया था, और भारतीय नदियों में स्टीमर चलवाए, और आगरा क्षेत्र में कृषि भूमि का बंदोबस्त करवाया था। किसानों द्वारा दी जाने वाली मालगुजारी का उचित निर्धारण भी किया था। तो ये इसके प्रमुख सामाजिक सुधार कार्य थे, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय थे। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, दोस्तों ये वही लॉर्ड विलियम बेंटिक है जिसने सती प्रथा का अंत भी किया था 1829 ईस्वी में। अब यहाँ पर हम देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष लिखिए। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष यहाँ पे गवर्नर जनरल का परिषद की दया पर निर्भर होना, और सर्वोच्च न्यायालय का अस्पष्ट क्षेत्राधिकार। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष थे। लॉर्ड क्लाइव की 2 उपलब्धियां लिखिए, आकार्ट की विजय और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को बढ़ाना। ये लॉर्ड क्लाइव की 2 उपलब्धियां थीं। दोस्तों लॉर्ड क्लाइव की अगर हम बात करें तो
भारत में अगर अंग्रेजों का पैर मजबूती से किसी ने जमाया, शुरू की बात है जब अंग्रेज भारत में आए थे, तो क्लाइव एक ऐसा सेनापति था जिसने भारत में अंग्रेजों के पैर मजबूती से जमा के रखे और अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार से लेकर के उसके जो भी व्यापार थे उसमें भी इसने विस्तार किया। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक, संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं तथा दोनों सदनों के नाम लिखिए। तो दोस्तों संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है, और संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिएगा, संसद के 3 अंग हैं। अब 3 आपको तो ऐसे लगेगा कि केवल 2 ही है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ऐसे लगेगा कि आपको 2 ही तो अंग है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें राष्ट्रपति को भी जोड़ा जाता है, क्योंकि देखिए जो भी बिल पास होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, उसको अंतिम रूप से जो निर्णय लेता है वो राष्ट्रपति ही लेता है। तो यहाँ पे आपके संसद के 3 अंग जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के 2 कार्य लिखिए। प्रधानमंत्री के कार्य, वह मंत्रिपरिषद का नेता होता है तथा सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का उसे अधिकार है। और देखिए दूसरा क्या है, वह विभिन्न विभागों के मतभेद को सुलझाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। अब यहाँ पर देखिए उच्च न्यायालय के 2 कार्य लिखिए। उच्च न्यायालय की निचली अदालतों की अपील और रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत होता है। रिट याचिका उच्च न्यायालय का मूल विधि क्षेत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनामी का क्या अभिप्राय? सुनामी लहरें समुद्री तटों पर भीषण तरीके से हमला करती हैं और जान माल का बुरी तरह नुकसान कर सकती हैं और इनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। इस तरह वैज्ञानिक भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, उस तरह से सुनामी के बारे में भी भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देश। पड़ोसी देश आपको पता ही है, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार और पाकिस्तान। मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में और किसके द्वारा हुआ था? दोस्तों मनसबदारी प्रथा का प्रचलन मुगल काल में अकबर के द्वारा हुआ था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और बाकी बचा नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और चैनल की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हैं। और टारगेट, यूपीटेट, सीटेट ऐप डाउनलोड करके आप स्टडी अपनी डिटेल कर सकते हैं, आपको वहाँ पे PDF नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।